नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, 70 नंबर तक प्रश्न हो चुके थे और जो 71 नंबर का प्रश्न है यानी 71 नंबर का जो प्रश्न है वह है मैकियावेली के अनुसार। ऑप्शन ए, राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। ऑप्शन डी दोनों, ए और बी। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कि मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। और साथ ही बी ऑप्शन भी, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इसी के साथ हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, किसने कहा है यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं MN श्रीनिवास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मायरन वीनर, ऑप्शन सी रजनी कोठारी और ऑप्शन डी मॉरिस जोन्स। तो सही ऑप्शन है रजनी कोठारी। इसी के साथ अगला प्रश्न और हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद तथा राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। पूर्व रजनी कोठारी ने राजनीति में जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया संदर्भ दे दिया है जिससे उसका पुराना स्वरूप बदल रहा है। अगला प्रश्न, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया है? तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी हाब्स। तो सही ऑप्शन है मैकियावेली। मैकियावेली सबसे पहले राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। इसके अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। मैकियावेली ने इस संबंध पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। शेबाइन के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ है और तब से उसे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में यही से संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ जो आधुनिक राज्य की महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हाब्स, की लाक, की रूसो, की मैकियावेली। तो सही ऑप्शन है डी मैकियावेली, की ए हाब्स, की लाक, की रूसो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाब्स। थॉमस हाब्स अंग्रेज दार्शनिक थे। लेवियाथन 1651 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक थी। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हाब्स पहले आधुनिक विचारक थे जिन्होंने क्या किया है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाले पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हाब्स हैं। और हाब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। अब इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, मैकियावेली समर्थक था किस चीज का? अभिजात तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी तो व्याख्या है, अब हम उसे देखेंगे। मैकियावेली की यह मानता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सस में किया है। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल महत्व नहीं देता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैकियावेली जो है उन्होंने अभिजात तंत्र को
बिल्कुल महत्व नहीं दिया, लेकिन राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बताया है, यानी गणतंत्र। तो कुछ स्थितियों में राजतंत्र का समर्थन और कुछ स्थितियों में गणतंत्र का समर्थन किया है। और राजतंत्र का जो समर्थन किया है वो प्रिंस नामक पुस्तक में किया है और गणतंत्र का डिस्कोर्सेस में किया है। अगला प्रश्न, राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जे.एस. मिल। तो राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह किसने कहा है? तो यह कहा है आपके मैकियावेली ने। अगला प्रश्न, मैकियावेली ने द प्रिंस में राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा है कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए, शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा और बल प्रयोग से पीछे हटना चाहिए। अगला प्रश्न, कि किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी हाब्स, ऑप्शन डी लाक। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। अगला प्रश्न, हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे। मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को भी लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था। उसका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है। इसी संदर्भ में मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। अगला प्रश्न, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? ऑप्शन ए एडमंड बर्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी मार्गन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एडमंड बर्क। उन्होंने क्या कहा है? एडमंड बर्क कहते हैं कि राज्य का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है और संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। व्यक्तियों की धारणा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जाता। वास्तव में यह सब जीवन की प्रथम आवश्यकता है। नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली अशिक्षा, अज्ञानता, दरिद्रता आदि बुराइयों को दूर करते हुए राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का सफलतापूर्वक प्रयत्न करता है। सभ्य जीवन की अवस्थाएं प्रदान करते हुए उसे व्यक्ति के विकास की ओर प्रेरित करता है। इसी संदर्भ में बर्क ने कहा है कि राज्य सभी विज्ञानों, सभी कलाओं, सदाचार व पूर्णता में मनुष्य का साझीदार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात सिद्धांत किसने दिया है? पेरेटो। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क का है, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का है, या समाजवादी संविदा सिद्धांत रूसो का है? सही ऑप्शन क्या है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत, जो कि गलत है। यहाँ क्या बताना था, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उदारवादी सिद्धांत में प्लेटो नहीं है। प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक है, ना कि उदारवादी का। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज की कल्पना की है, जब पेरेटो अभिजात सिद्धांत, बर्ग अनुदारवादी सिद्धांत, हाब्स, लाक, रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक रहे हैं। प्लेटो के राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि, आप देख सकते हैं प्रश्न, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसके सिद्धांत मनुष्य की प्रगति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविक तथा मूल्य के भी दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया, जो कि नगर राज्यों की बुराई को समाप्त कर सके। अगला प्रश्न 81वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख गणक बेंथम,
वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद एंजिल्स। तो सही ऑप्शन है डी, इसमें से लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद जो कि एंजिल्स है जो सही नहीं है। और अब हम 81 के बाद 82 प्रश्न पर जाएंगे, साथ ही इसकी व्याख्या भी देखेंगे। और व्याख्या है लोकतांत्रिक, व्याख्या देखेंगे, लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक V.I. लेनिन 1870-1924 ने रखी थी और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित है। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे, ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होंगे और निचले अंग अपने से ऊंचे अंगों के निर्णय का पालन करने को बाध्य होंगे। अगला प्रश्न, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी केटलिन और ऑप्शन बी फास्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए रूसो। रूसो ने कहा है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। अगला प्रश्न, प्लेटो जिस आदर्श राज का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रगति को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने पब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी। अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है हमारा, आप देख सकते हैं, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, रूसो ने ही कहा है रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह रूसो के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का प्लेटो ने समर्थन किया है। अब हम 85 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, साथ ही 84 की जो व्याख्या है उसे भी हम देखेंगे कि प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों को साम्यवाद में विभाजित किया है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज का विनाश होगा। अगला प्रश्न, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभी अभी आपने इसको पढ़ा है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, प्लेटो। बीबियों के साम्यवाद की वकालत किसने कही है? प्लेटो, अरिस्टाटल, साक्रेटिस, कार्ल मार्क्स और सही ऑप्शन है प्लेटो। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? तो संपत्ति पर, पत्नियों पर कि ए बी दोनों पर? इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। तो आप यहां प्रश्न देख रहे हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको बताना है कि दार्शनिक का शासन नहीं है, कि अभाग वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद नहीं है, कि नर नारी के समान अधिकार नहीं है, पुरुष प्रधान परिवार नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पुरुष प्रधान परिवार। प्लेटो ने अपने आदर्श राज में पुरुष और स्त्री को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधानता को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुतिया का उदाहरण देकर
प्लेटो ने कहा कि कुतिया कम शक्तिशाली और